जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम, मैं खैर मक़दम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी मंजिल जो कि स्पेशली अभी रीट का जो एग्ज़ाम है 26 सितंबर को, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दोस्तों, बिना देर किए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी ऐलान आप समाप्त फरमाएँ। अभी अनअकैडमी के ऊपर एक फ़्री और प्लस वाले कोर्सेज़ चल रहे हैं। अगर आप फ्री वाला कोई जो भी क्लासेस वगैरह कंटेंट वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, लिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं, पीडीएफ नोट्स होते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पर अभी आप अनअकैडमी के प्लस वाले कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक तो आपका जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलेगा उसका, और उसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्लस जो डाउट क्लियरिंग सेशन है एक एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच में वो भी आपको इसमें मिलेगा अगर आप प्लस वाला कोई भी कोर्सेज परचेज़ करते हैं तो। ठीक है, और भी बहुत से प्लस वाले फीचर अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रही है आपको, जैसे लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर, यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से या शिक्षक से अपना स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहीं पे आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रही है। और एक्सेटिव कवरेज ऑफ सिलेबस, यानी कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस भी यहाँ करवाया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर बिल्कुल की जाती है, यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। और वीकली मॉक टेस्ट का भी आयोजन अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको सीखेंगे दोस्तों अनअकैडमी पे ही आप जो है एक कंप्लीट बैच कोर्स शुरू किया गया है उर्दू और सीडीपी का, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि रीट, सीटेट और किसी भी स्टेट टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सेशन दोस्तों 27 अगस्त से शुरू हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ विद्वान साथी अगर कोई एमपी टेट की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो उसके लिए कंप्लीट बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है 1 सितंबर से। ये विद्वान साथी हैं जो आप इनके नाम और सब्जेक्ट का नाम क्या पढ़ाएंगे ये नीचे नाम दिया गया है, आप आराम से इनसे अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, और मेरा रेफरल कोड क्या है, MANZIL10, इसमें स्पेस नहीं है दोस्तों, ध्यान देना, स्पेस नहीं है, कंटिन्यू है। अगर आप कोई कोर्स परचेज़ करते हैं और ये मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो उस कोर्स में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। कितने परसेंट? 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो आपको ज़रूरी सोचना थी दोस्तों। अब बिना देर के आज का कंटेंट शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन जिस टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है वंशक्रम और वातावरण। यानी कि ये मान के चलो दोस्तों, लिख लो, इस टॉपिक से एक सवाल आपके रीट में मिलेगा, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। जो बाल विकास का जो यूनिट है 30 नंबर का, उसमें फर्स्ट यूनिट का ये जो टॉपिक है, इस पॉइंट से, इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से, वंशक्रम और वातावरण से एक सवाल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो वंशक्रम और वातावरण वाला जो टॉपिक है, इससे पिछले सालों में PYQ यानी कि पिछले सालों के अंदर कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं, एक बार हम उन सवालों को देखते हैं, उसके बाद में इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर हम इससे बनने वाले जो संभावित प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो बने रहना है आपको, पूरा वीडियो लगातार देखते रहना है। शुरू करते हैं। पहला सवाल, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ये भी रीट में आया हुआ ये प्रश्न है। अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों वंशक्रम और वातावरण है ना, इन दोनों के योगदान का ही परिणाम है मानव का विकास। ठीक है। दूसरा सवाल है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यानी कि रीट लेवल 2 2015 का ये सवाल है और ये डेफिनेशन पूछी गई थी, और ये डेफिनेशन किस महोदय की है? रोस महोदय की है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है। फिर नोट लगाकर आप यहाँ पे, अब देखो, रोज़ की परिभाषा अगर पूछ ली है तो ये इस बार हो सकता है किसी दूसरे विद्वान की परिभाषा पूछ ले वातावरण को लेकर। तो वुडवर्थ की एक परिभाषा नोट लगाकर यहीं पे लिख दी है मैंने। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यानी कि वातावरण के बारे में वुडवर्थ क्या लिखते हैं?
वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? रीट लेवल फर्स्ट 2015 का प्रश्न है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? इसका राइट आंसर दोस्तों अभिप्रेरणा है। ठीक है, प्रत्यागमन का मीनिंग होता है दोस्तों विपरीत। प्रत्यागमन का मीनिंग क्या होता है? विपरीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। रीट लेवल 2015 का प्रश्न है। मानव जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से, केवल 1 कोष से, या कई कोष से, या कोई कोष नहीं? इस सवाल को मैंने छोड़ रखा है दोस्तों। इसकी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपने वास्तव में PYQ अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, तब मुझे लगेगा कि आप वास्तव में अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अगला सवाल, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है और बाद की उम्र में भी रहेगा, ये बयान के महत्व पर जोर देता है। किस बयान के महत्व पर जोर देता है? रीट लेवल फर्स्ट 2017 का ये सवाल है दोस्तों। एक बच्चा जो कि एक विशेषता, और वो विशेषता क्या है? जैसे मौखिक क्षमता, यानी कि जो बोलने की क्षमता है वो उसमें उच्च या निम्न है, उच्च या निम्न है, और बाद की उम्र में भी यही रहता है। ये बयान किस महत्व पर जोर देता है? प्रारंभिक अनुभव पर, वातावरण पर, या आनुवंशिकता पर, या आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर? दोस्तों इसमें देखो, एक बच्चा जो कि एक विशेषता मौखिक क्षमता में, तो मौखिक क्षमता दोस्तों यहाँ पर ये सिर्फ आनुवंशिकता पर जो है जोर देता है। किस पे जोर देता है? आनुवंशिकता पर। अगला सवाल है, आनुवंशिकी की एक इकाई है। आनुवंशिका की एक इकाई है। रीट लेवल 2017 का ये प्रश्न है। क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मनज? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है जीन। क्या है? जीन। ये रीट लेवल 2017 का सवाल है ये। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। वंशक्रम क्या निर्धारित करता है? रीट लेवल फर्स्ट 2012 का प्रश्न है ये, आरटेट 2012 का। मस्तिष्क जैसी संरचना में मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रिया के अस्तित्व को, और इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर संज्ञान नाम आते ही आप इसको मस्तिष्क से रिलेटेड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अब सवाल तो यही थे वंशक्रम और वातावरण को लेकर। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं दोस्तों जिससे सवाल इस बार बन सकता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मानव जीवन का आरंभ एक कोश के रूप में होता है, इसे संयुक्त कोश कहते हैं। सीधा फैक्चुअल अगर सवाल बनेगा तो इन लाइनों से बनने की संभावना है, तो आप ज़रूर इनको ध्यान से देखें। एक कोश का मतलब होता है शेल या कोशिका, जिसे जाइगोट या संयुक्त कोश भी कहते हैं। जाइगोट या संयुक्त कोश भी कहते हैं। तो वापस इस लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। मानव जीवन का आरंभ एक कोश या एक सेल या एक कोशिका के रूप में होता है और इसे संयुक्त कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त कोश। और कोश के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो कोशारस और दूसरा केंद्र। ठीक है, केंद्र में वंश सूत्र होते हैं। किस में होते हैं? केंद्र में वंश सूत्र होते हैं, और केंद्र के अंतर्गत रासायनिक तत्वों का जटिल संगठन है जो वंशक्रम का निर्धारक होता है। यानी केंद्र के अंतर्गत रासायनिक तत्वों का जटिल संगठन है जो वंशक्रम का निर्धारक होता है। संयुक्त कोश बराबर पितृकोश प्लस अंड। ठीक है, ये दोनों शामिल रहते हैं संयुक्त कोश के अंदर, पितृकोश प्लस अंडे या अंड जो भी है। ठीक है, और संयुक्त कोश में वंश सूत्र के 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। फैक्चुअल पर्सन में ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितने जोड़े होते हैं संयुक्त कोश में? 23 जोड़े होते हैं। इनमें पितरों की एक श्रृंखला होती है, यानी जीन्स की एक श्रृंखला होती है। फिर नोट लगाकर आप एक बात देख लें, और मानव जीवन का आरंभ केवल एक कोश से होता है, जिसे हम संयुक्त कोश अथवा युग्मनज कहते हैं, यानी कि जाइगोट भी कहते हैं। और इस युग्मनज का निर्माण या जाइगोट का निर्माण शुक्राणु यानी नरवाहक व अंडाणु यानी कि मादा वाहक के परस्पर निषेचन से होता है। यानी कि इस जाइगोट का निर्माण किससे होता है? शुक्राणु से और अंडाणु से। शुक्राणु मतलब नरवाहक
और अंडाणु मतलब मादा वाहक से होता है। फिर नोट लगाकर एक बात और देखें, जीन आनुवंशिकता की एक इकाई माना जाता है। जीन मतलब आनुवंशिकता की एक इकाई माना जाता है और जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, जिनमें आनुवंशिक गुण संचित रहते हैं। आनुवंशिक गुण इन्हीं जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। आनुवंशिक गुण इन्हीं जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित और स्थानांतरित होते हैं। तो थोड़ी सी मुश्किल शब्दावली ज़रूर है, लेकिन दोस्तों फैक्चुअल रूप में अगर इस कंटेंट से सवाल बन सकता है तो एक संभावना यहीं से रहती है। तो ये ध्यान रखें कि संयुक्त कोश किसे कहते हैं? संयुक्त कोश मानव जीवन का आरंभ एक कोश के रूप में होता है, जिसका दूसरा नाम आप ये मान लो कि सेल, कोशिका या जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और केंद्र में वंशसूत्र होते हैं। और संयुक्त कोश पितृकोश प्लस अंड का परिणाम क्या है? संयुक्त कोश है, पितृकोश प्लस अंड में, ठीक है। और वंशसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े। और इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो अपन देखते हैं एक बार दोस्तों। अब जो दूसरा इसी में से जो पार्ट है जिसमें सवाल बनने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है, तो वो होता है दोस्तों विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव के जो सिद्धांत है या प्रभाव है। इन सिद्धांतों में से 101% संभावना है कि यहाँ से भी सवाल बनने की, इस टॉपिक से, इस नाम से आपके पूरी संभावना है। तो इसमें आप बीज कोश जो विकास पर वंशानुक्रम के जो सिद्धांत है, वंशानुक्रम, सबसे पहले वंशानुक्रम देखेंगे, विकास के ऊपर क्या प्रभाव है वंशानुक्रम का। फिर हम वातावरण के प्रभाव देखेंगे। तो वंशानुक्रम के प्रभाव को देखने के लिए हम दिए गए सिद्धांतों को थोड़ा सा एक बार हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है दोस्तों बीज कोशों या जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोशों या जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो जनक हैं वो विजमैन या बीजमैन, एक ही नाम है दोस्तों दोनों का, ठीक है। विजमैन भी आ सकता है या बीजमैन भी आ सकता है। तो बीज कोश से आप बीजमैन नाम याद रख लेना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसने प्रयोग किस पे किया था? इसने प्रयोग किया था दोस्तों चूहों पर। चूहों की पूँछ काट कर कि भाई एक चूहे की उसने पूँछ काट दी, फिर उसको अपने पास रखा, उससे फिर दूसरे चूहे हुए, उसने ये प्रयोग किया कि भाई इस जो आगे आने वाला जो चूहा पैदा होगा उसके पूँछ कटी हुई होगी या नहीं होगी, इस तरीके से इसने प्रयोग किया था। तो फिर इसने रिसर्च करके क्या हासिल किया कि भाई प्रत्येक प्राणी में शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक पैतृक गुणों का स्थानांतरित होता है, परंतु अर्जित गुणों का स्थानांतरित नहीं होता। कहने का मतलब बीजमैन ने जब ये रिसर्च करी तो उसने देखा, उसने जब उस चूहे की पूँछ काटी तो ये पूँछ काट कर उसने तो ये देखा कि आगे आने वाले जो चूहे हैं उनकी पूँछ कटी हुई होगी कि नहीं होगी, तो ये तो अर्जित गुण हुआ। और ये इसीलिए रिसर्च में पाया कि अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है, जबकि आनुवंशिक गुणों का, आनुवंशिक या पैतृक गुणों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। बीजकोश बीजमैन का चूहों पर प्रयोग समझ में आ गया। फिर है उपार्जित गुणों का असंक्रमण या असंचरण का सिद्धांत। ये भी उसी विद्वान का है, बीजमैन या विजमैन का। इसमें क्या करते हैं वो ये कहते हैं कि अर्जित या प्राप्त गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता। ये बिल्कुल अभी ऊपर देखा था हमने। जैसे एग्जाम्पल, पिता का मैथ्स बहुत अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके बेटे का भी मैथ्स अच्छा हो। एग्जाम्पल चूहों की पूँछ काट कर भी देखा था इसने। तो इन दोनों सिद्धांतों के कौन से, एक तो बीज, ये आपके ये दोनों सिद्धांत है ना, ये बीज कोश या जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत और उपार्जित गुणों का संक्रमण। तो इन दोनों सिद्धांतों के जो जनक हैं वो कौन है दोस्तों? विजमैन या बीजमैन, ध्यान रखना है ना, क्योंकि आपको मिलान वाले प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। उपार्जित गुणों का संक्रमण, असंक्रमण और आपके बीज कोश या जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत, जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है दोस्तों शुद्ध जाति की अमरता का नियम या मेंडल का नियम। शुद्ध जाति की अमरता का नियम या मेंडल का नियम, ये शायद आपने कक्षा 10वीं के जो पाठ, विज्ञान का जो पाठ है मेंडल वाला, वही है दोस्तों। इसके जनक कौन है? मेंडल है। और इन्होंने प्रयोग किस पे किए थे? मटर के दानों पे व सफ़ेद चूहों पर। एक माता पिता से उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि अगर एक माता पिता के दो अलग अलग संतान हैं तो उन दोनों में भिन्नताएं पाई जाती है।
ये रिसर्च करके इन्होंने इस चीज़ को देखा और उस सिद्धांत का नाम क्या है? शुद्ध जाति या मेंडल का नियम। ठीक है, तो मेंडल का नियम बस इतना ही है कि भाई ये मटर के दानों पर प्रयोग किया था और इनकी जो रिसर्च है वो यही साबित करती है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। अगला सिद्धांत है दोस्तों अर्जित व उपार्जित गुणों का संक्रमण या संचरण का सिद्धांत। तो अर्जित या उपार्जित गुणों का संचरण, इसके जो जनक हैं वो लेमार्क हैं, प्लस इसके जो समर्थक हैं वो मैकडूगल और हैरिसन हैं। ये क्या कहते हैं कि भाई सभी प्राणियों में आनुवंशिक गुणों के साथ साथ अर्जित गुणों का भी स्थानांतरण होता है, जैसे मानव विकास में उद्विकास एवं उत्परिवर्तन। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी होना और मनुष्य की पूंछ का विलुप्त होना। तो ये कहते हैं कि ये अर्जित गुण थे और अर्जित गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। ये लेमार्क का सिद्धांत है दोस्तों। और लेमार्क सिद्धांत किसके दे रहे हैं? ये जो किसी भी बालक का जो विकास है उसके विकास पर जो वंशक्रम है उसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, इनके प्रभाव को हम समझने के लिए विभिन्न विद्वानों के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। फिर देखो मैकडूगल ने भी जो प्रयोग किया था वो चूहों पर करंट की सहायता से किया था और हैरिसन ने जो प्रयोग किया था वो कीट पतंगों पर, जो कि शिकागो और मिसिसिपी के अंदर इन्होंने प्रयोग किया था। अगला सिद्धांत देखते हैं दोस्तों प्रत्यागमन, यानी कि विपरीत प्रत्यागमन का नियम जो है, इसके लॉ ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसके जनक जो है वो सोरेनसन है दोस्तों। और ये क्या लिखते हैं कि भाई एक पीढ़ी के कोई भी गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, यानी कि संतान में माता पिता के विपरीत गुण भी उपस्थित होते हैं, ये लिखते हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे बुद्धिमान माता पिता के बुद्धिहीन संतान होती है और बुद्धिहीन माता पिता के बुद्धिमान संतान भी हो सकती है। तो प्रत्यागमन का मतलब, प्रत्यागम से आप इसका मीनिंग याद रख लेना। प्रत्यागम का मतलब होता है विपरीत। विपरीत का मतलब अगर कोई माता पिता जो है वो बुद्धिमान है तो इसके विपरीत उनकी जो संतान पैदा होगी वो बुद्धिहीन भी हो सकती है। ये किसका सिद्धांत है? ये सोरेनसन का सिद्धांत है, सोरेनसन। ठीक है, अगला सिद्धांत है समानता का नियम, यानी कि रिसेम्बल या सिमिलरिटी। और इसके जनक जो हैं वो गोडार्ड है। ये क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से सभी प्रकार के गुण आगामी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि अतः माता पिता और उसकी संतान में अगर समानता पाई जाती है तो जैसे एग्जाम्पल देखो, बुद्धिमान माता पिता के बुद्धिमान संतान हो सकती है और बुद्धिहीन माता पिता के बुद्धिहीन संतान हो सकती है। तो समानता और प्रत्यागमन ये दूसरे आपस में एक दूसरे की ज़िद हैं या विलोम शब्द हैं, लेकिन इनके जो जनक है वो अलग अलग हैं। प्रत्यागमन में विपरीत होता है और समानता जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो गुण हैं वो स्थानांतरित होते हैं लेकिन वो समान होते हैं। ठीक है, ये दोनों इजी हैं समझने में। अब आता है दोस्तों जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत और इसके जनक जो है वो है गाल्टन। प्रत्येक प्राणी अपने सभी गुणों में से आधे गुण अपने माता पिता से और आधे गुण अपने माता पिता के वंश परंपरा में से अर्जित करता है। जैसे पिता से अगर ये आधे गुण हासिल करता है तो उस आधे में से 1/4 भाग अपने दादा दादी चाचा ताऊ बुआ से हासिल करता है और नाना नानी मामा मासी से हासिल करता है, माता के गुण से देखें तो। और अगर 1/8 भाग देखें तो परदादा परदादी और परनाना परनानी से। 1/16 भाग देखें तो ऊपरी पीढ़ी और ऊपरी पीढ़ी। ठीक है, इससे ऊपर वाली पीढ़ी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्राणी अपने सभी गुणों में से आधे गुण अपने माता पिता से और आधे गुण अपने माता पिता के वंश परंपरा में से अर्जित करते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो किसी इंसान में 100% कोई गुण है, उसका 50% तो वो अपने सिर्फ माता पिता से हासिल करता है ये वाले, लेकिन जो बाकी बचा 50% है वो सब इनका ये जो वंश परंपरा है ये वाले इससे हासिल करता है। तो ये जो ये गोला है, गोले से गाल्टन याद रख लेना आप, ये पूरा गोला है वो गाल्टन है और इन्होंने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया है, बायोजेनेटिक। ठीक है, वंशक्रम से संबंधित प्रयोग एक तो गोडार्ड ने प्रयोग किया था कालीकोक वंश पर। ध्यान रख लेना दोस्तों, पूछा जा सकता है ये कि भाई गोडार्ड ने जो प्रयोग किया था वो किस वंश पर किया था,
तो कालिकोक वंश पर किया था। निष्कर्ष क्या निकला? वंशक्रम मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित करता है। निष्कर्ष क्या निकला? वंशक्रम, वंशानुक्रम जो है वो मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित करते हैं। और ये गोडार्ड महोदय कौन से हैं? जिन्होंने समानता का नियम दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनशिप का प्रयोग, विनशिप का प्रयोग मतलब एडवर्ड वंश पर किया था इन्होंने। और निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि वंशानुक्रम बालक की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है। वंशक्रम जो है वो, वंशानुक्रम जो है बालक की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विकास पर वंशक्रम के सिद्धांत या प्रभाव को हमने समझ लिया। अब विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव है? तो इसमें सबसे पहले हम एक परिभाषा, डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, जो कि सवाल पूछा गई कई बार ये परिभाषा। रोस महोदय हैं, वो लिखते हैं कि वातावरण वे बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। ठीक है, इस पे विकास पर वातावरण के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, हम कुछ सिद्धांतों के माध्यम से इसको समझते हैं। कौन से विद्वानों ने कैसे प्रयोग करके इसको प्रभावित किया है कि भाई विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो प्रयोग है वो गेसेल और थॉम्सन करते हैं। और वो क्या करते हैं कि इन्होंने दो जुड़वा बालिकाओं, ट्विन टी और ट्विन सी को एक समान वातावरण प्रदान करके 14 वर्षों तक इनके व्यवहार का अध्ययन किया। और ये निष्कर्ष निकाला कि जुड़वा बालकों को एक समान वातावरण प्रदान करने पर इनके व्यवहार और व्यक्तित्व में अत्यधिक समानताएं और न्यून असमानताएं पाई जाती है। यानी कि गेसेल और थॉम्सन, इन्होंने वातावरण का मतलब, दोस्तों वातावरण से आप ये समझ लो कि जो चीज़ वातावरण से अर्जित करते हैं, बाहरी दुनियावी जो क्षेत्र है उससे अगर कोई चीज़ हासिल करते हैं या अर्जित करते हैं तो वो वातावरण को प्रभावित करेगी। और जो चीज़ हम अपने माता पिता या हमारे खून में होती है, कोई जो भी काबिलियत होती है, जो भी टैलेंट होता है, हम शुरू से खुद के अंदर होता है, तो वो आनुवंशिक या वंशानुक्रम का भाग होता है। ठीक है, तो जब गेसेल और थॉम्सन ये प्रयोग करते हैं कि दो जुड़वा बहनों को 14 साल तक एक जगह रखा और उनको एक ही समान का वातावरण, एक जैसा वातावरण दोनों को प्रोवाइड करवाया, एक जैसी हवा, आबो हवा, एक जैसा खाना, एक जैसी बातें, एक जैसी पढ़ाई, तो उन दोनों जो जुड़वा बहनें हैं उन दोनों में जो समानताएं हैं वो बहुत ज़्यादा पाई गई थी और न्यून असमानताएं पाई गई थी। तो ये गेसेल और थॉम्सन का प्रयोग था। तो इससे ये साबित होता है कि विकास पर जो है वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नोट लगाकर लिखें, वातावरण के अंतर्गत बालक का एक उच्च असंगठित ऊर्जा तंत्र है। बालक, वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र है, एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र है। ठीक है, दूसरे जो सिद्धांत है, दूसरा जो प्रयोग है वो किसने किया था? फ्रीमैन, न्यूमैन और हॉलिंजगर का प्रयोग। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 20 जुड़वा बालकों को भिन्न भिन्न वातावरण प्रदान करके निष्कर्ष निकाला कि ऐसे बालकों में शारीरिक गुणों में समानताएं हैं और मानसिक गुणों में असमानताएं पाई जाती है। कहने का मतलब गेसेल और थॉम्सन ने तो क्या किया? दोनों लड़कियों को, जुड़वा को एक समान वातावरण प्रदान किया। अब एक समान वातावरण प्रदान किया तो उसमें समानताएं ज़्यादा थी, असमानताएं अधिक थी। लेकिन फ्रीमैन, न्यूमैन और हॉलिंजगर ने जब 20 बच्चों पर प्रयोग किया, जुड़वा बच्चों पर, तो उन्होंने उनको वातावरण अलग अलग प्रदान किया। अब वातावरण अलग अलग प्रदान करने से उनमें जो शारीरिक गुण हैं वो तो समान था, लेकिन जो मानसिक गुण है वो असमानता ज़्यादा पाई गई थी उसमें। ठीक है, गेसेल और थॉम्सन और फिर फ्रीमैन, न्यूमैन और हॉलिंजगर। ठीक है, अगला प्रयोग किया था ब्रक्स महोदय ने। ये क्या करते हैं? ये पोष्यधात्री बालकों पर, यानी कि ये जंगली बच्चे होते हैं, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? पोष्यधात्री बालकों पर। ये सीधा फैक्चुअल सवाल, ध्यान रखना, फैक्चुअल सवाल में पूछ सकते हैं कि भाई जो आपके वातावरण का जो विकास पर प्रभाव पड़ता है उसमें जो ब्रक्स ने प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे? तो पोष्य या आपके धात्री बालकों पर। ठीक है, जो कि जंगली बच्चे होते हैं। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो पोष्य बालकों में सभी में शारीरिक और मानसिक गुण उसके वास्तविक माता पिता के समान हैं। पोष्य या धात्री वो बालक जिनका पालन पोषण माता पिता के अलावा दूसरे करते हैं। अब ये बालक कौन से होते हैं, पोष्य या धात्री, आप समझ सकें इसीलिए मैंने ये अलग से लाइन डाली है। यानी कि पोष्य या धात्री बालक वो बालक होते हैं जिनका पालन पोषण माता पिता के अलावा
कोई दूसरे करते हैं, जैसे हम दाई बोलते हैं या कोई दूसरा बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो इनमें क्या होता है, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इन बालकों में शारीरिक और मानसिक गुण उसके वास्तविक माता पिता के समान है, चाहे उनका पालन पोषण जो है वो किसी दूसरे ने क्यों ना किया हो। ठीक है, प्रत्येक बालक में 80% से अधिक विकास वंशानुक्रम से और लगभग 20% विकास जो है वो वातावरण से प्रभावित होता है। तो आपको ये नोट लगाकर दिमाग में रहनी है ये बात कि भाई बालक के अंदर 80% जो प्रभाव है वो वंशानुक्रम का पड़ता है और 20% प्रभाव सिर्फ वातावरण से पड़ता है। पारकर महोदय क्या लिखते हैं कि हम जो कुछ भी हैं उसका 9/10वां भाग पैतृक है। पैतृक मतलब हमारी जो हमें पिता से प्राप्त होता है, हमारी जो आनुवंशिकता या वंशानुक्रम का भाग है वो कौन सा है, 9/10 भाग। हम जो कुछ भी हैं वो किसका भाग है, 9/10 का भाग पैतृक है और 1/10 का भाग जो है वो अर्जित है। यानी कि सिर्फ 10 में से 1/10 जो भाग है, यानी कि ये मान लो कि 100 में से सिर्फ 10% जो है वो अर्जित भाग है हम जो कुछ भी हैं, और 90% जो वो हैं हम आनुवंशिकता के भाग पर डिपेंड करते हैं, वंशानुक्रम के भाग पर। ठीक है, फिर है दोस्तों अभिवृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आपके टॉपिक है। तो सबसे पहला कारक तो इसमें वंशानुक्रम है दोस्तों, और वंशानुक्रम जो है इसमें जो जीन्स होते हैं X और Y, और माता पिता से औलाद में ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स X और Y। ठीक है, और वंशानुक्रम से वातावरण से जीन्स के अलावा सारी चीज़ें वातावरण में आती है, जैसे भोजन, परिवार, स्कूल। ठीक है, फिर बुद्धि जो है वो भी प्रभावित करती है, बुद्धि यहाँ पर जन्मजात होती है। और अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले नेक्स्ट जो कारक है वो है रोग, दुर्घटना और चोटग्रस्त। जो बच्चा रोगी होता है या कोई दुर्घटना लग जाती है, उसका विकास एक नॉर्मल बच्चे से फिर स्लो होता है। ठीक है, परिवार, समाज, देश ये भी बहुत प्रभावित करते हैं। जिस बच्चे को जैसा परिवार और समाज और देश मिलेगा, उस बच्चे का विकास भी उसी तरीके का होगा। और फिर आता है संस्कृति और सभ्यता, ये भी बहुत प्रभावित करते हैं। ये संस्कृति, जैसे संस्कार जिस बालक को मिलेंगे वो फिर बड़ा होकर उसी पर्सनालिटी को सूट करेगा, उसी संस्कृति के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करेगा। ठीक है, नोट लगाकर, यहाँ से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट लगाकर देखो आप। यहाँ पर इस जो फ्रोबेल महोदय है, फ्रोबेल महोदय बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। यानी कि जो बालोद्यान का कुशल माली है कौन, शिक्षक। जर्मनी के विख्यात शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने 1837 में जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन की स्थापना कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म दिया। इसलिए फ्रोबेल को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जनक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। इसको आप या तो लिख लो, अगर आपके कहीं लिखी हुई है या कोई गाइड में है या कहीं पर भी है तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना। 3 सवाल, 3 फैक्ट इसमें बने हैं कि भाई शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। ये कथन किसका है, तो फ्रोबेल का है। दूसरी बात, फ्रोबेल ने 1837 में जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन की स्थापना की। ध्यान रखना दोस्तों, और इसीलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जनक फ्रोबेल को माना जाता है। सीधा फैक्चुअल प्रश्न पूछे तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। प्रश्न क्या है, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का। ऑप्शन में आपको ये सीधा फैक्ट मिलेगा किसका परिणाम है, सिर्फ आनुवंशिकता का भी नहीं है, सिर्फ वातावरण का भी नहीं है, और अगर इन दोनों में से ही नहीं है तो सीधा सवाल आएगा आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंत्यक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व। प्रश्न क्या है अगला, विद्यार्थी का विकास निर्भर है किस पर, विद्यार्थी का विकास निर्भर है किस पर, वंशक्रम प्लस वातावरण दोनों पर। किस पर निर्भर है, वंशक्रम और वातावरण दोनों पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके फैक्ट के रूप में कुछ कंटेंट था, वंशक्रम और वातावरण को लेकर विकास पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और अब इसमें से किस तरह के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से मैंने पूरी कोशिश की है उस कंटेंट को शामिल करने की कि कहीं आपके छूट ना जाए। तो पहला सवाल है दोस्तों संभावित प्रश्न में से, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? वातावरण, वंशानुक्रम, परिपक्वता या निर्देशन। तो दोस्तों वातावरण, वंशक्रम, परिपक्वता ये तो व्यक्ति की विभिन्नता के कारण हैं, लेकिन जो निर्देशन है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, निषेचित अंड में वंशसूत्रों की कुल कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं 23। आपको ऑप्शन में अगर क्रोमोसोम पूछ ले, कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वो 46 होती है, 46। लेकिन अगर आपको कुल वंशसूत्रों की संख्या पूछे, वंशसूत्रों के कुल कितने जोड़े होते हैं, तो वो 23 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 23। अगला सवाल है, व्यक्तिगत विकास में वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, किसी एक को छोड़कर। व्यक्तित्व विकास में वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एक को छोड़कर। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पोषण की गुणवत्ता। यानी कि वातावरण इसमें से किसी एक को छोड़कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और वो किस में करता है? शारीरिक गठन में। शारीरिक गठन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी वातावरण जो है वो संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शिक्षा की गुणवत्ता में भी और पोषण की गुणवत्ता में भी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये आंसर आनुवंशिकता पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, नोट लगा कर लिखा है मैंने। अगला सवाल है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है या तो गौण, पहला ऑप्शन, बी है प्राथमिक, सी है स्थिर और चौथा है गत्यात्मक या गतिशील। तो आनुवंशिकता को किसका सामाजिक संरचना माना जाता है? आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर, देखो दोनों को देखो फैक्ट अगर आप समझोगे तभी तो सवाल सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। आनुवंशिकता को स्थिर संरचना माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, लेकिन जो वातावरण है उसको गत्यात्मक सामाजिक संरचना माना जाता है। समझ गए दोस्तों? दोनों का कन्फ्यूज़न यही क्लियर हो गया कि जो आनुवंशिकता है वो स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है और वातावरण जो है वो गत्यात्मक सामाजिक संरचना माना जाता है। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ऑप्शन नंबर 1, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में, बालक के सांस्कृतिक विकास में और बालक के भावनात्मक विकास में। तो आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बालक के शारीरिक विकास में करती है दोस्तों। ठीक है, शारीरिक विकास में। अगला सवाल देखते हैं अपन। अप्लाइड क्वेश्चन देखो, एक बच्चे को मानव संपर्क से अलगाव में उठाया जाता है जो कि अक्सर अत्यधिक लंबे समय तक चलने वाली भाषा में की कमी को दिखाती है तथा बातचीत के वातावरण को प्रदान करके भी उस बच्चे की इस कमी को दूर नहीं कर पाए। बताइए निम्न में से किसकी ओर संकेत करता है? वापस इस सवाल को आप आराम से पॉज करके पुश करके इसको दोबारा देखें, पढ़ें और फिर इस ऑप्शन को डिपेंड करें। पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक जिसे वातावरण बोलते हैं, जैविक कारक जिसे वंशानुक्रम बोलेंगे, अंत्यक्रिया का अनुभव और चौथा ऑप्शन है व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैविक कारक या वंशानुक्रम। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखो मानव संपर्क से उसको अलग किया गया है और अत्यधिक लंबे समय तक चलने वाली भाषा की कमी को दिखाता है, भाषा की कमी को। ठीक है, अगला सवाल है, राजू का ये मानना है कि भाषाई विकास अंतर्ज्ञान क्षमताओं का परिणाम है। राजू का क्या मानना है? भाषाई विकास अंतर्ज्ञान क्षमताओं का परिणाम है, जबकि कमल का ये मानना है कि भाषाई विकास परिवेश से प्रभावित है। दोनों का ये विवाद किस वैचारिक मतभेद का परिणाम है? आरंभिक या पश्च अनुभव का, प्रकृति या पोषण का, कोई नहीं, या एक या दो, दोनों सही है। तो दोस्तों ये प्रकृति और पोषण का मतभेद का परिणाम है। दोनों की अलग अलग प्रकृति है, दोनों के अलग अलग पोषण पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो भाषाई विकास एक तो ये मानता है, राजू का तो ये मानना है कि अंतर्ज्ञान क्षमताओं का परिणाम है, जबकि कमल का ये मानना है कि भाषाई विकास परिवेश से प्रभावित है।
ठीक है। अगला सवाल देखो, एक बालक जो किसी एक विशेषता जैसे सामाजिकरण में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, ये कथन निम्न में से किस पर बल देता है? एक बालक को, आप इस प्रश्न देखो, किसी एक ही विशेषता जैसे सामाजिकरण में उच्च है और निम्न है, या तो वो उच्च है या निम्न है सामाजिकरण में, लेकिन बाद के वर्षों में इसी तरीके का रहता है। अगर अब इसी तरीके का रहेगा तो दोस्तों वातावरण का उसको फ़ायदा कहाँ मिलेगा? वातावरण में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ अर्जित करता है, और अर्जित करने वाला गुण जो है वो वातावरण पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये तो है जैसे का जैसा है, तो यहाँ पर आनुवंशिकी का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? आनुवंशिकी। नोट लगाकर लिखें, आनुवंशिकता हमेशा स्थिरता पर बल देती है और जबकि वातावरण हमेशा परिवर्तन पर बल देता है। ये लाइन आप रट लो दोस्तों। आनुवंशिकता हमेशा स्थिरता पर बल देती है, हमेशा, और वातावरण जो है वो हमेशा विकास में परिवर्तन पर बल देता है। विकास परिवर्तनशील है, परिवर्तन पर डिपेंड करता है, अर्जित गुणों से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आप इस चीज़ को समझें। अगला सवाल है दोस्तों, नानी के लक्षण नातिन में और दादी के लक्षण पोते में, ये किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? डार्विन, गाल्टन, मेंडल या लेमार्क? तो लेमार्क तो कहता है कि भाई अर्जित गुणों का सिद्धांत वाला लेमार्क तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेंडल ने जो मटर पर प्रयोग किए थे वो नानी के लक्षण नातिन में और दादी के लक्षण पोते में। तो ये किस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं? मेंडल के सिद्धांत में। ठीक है। अगला सवाल है, एक बच्ची खेल में अच्छा प्रदर्शन करती है। ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं दोस्तों, अप्लाइड क्वेश्चन जिसको मैं बोल रहा हूँ। आपके भी एग्ज़ाम में लगभग 15 सवाल या 14 सवाल अप्लाइड क्वेश्चन पे इस पे होंगे। एक बच्ची खेल में अच्छा प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता खिलाड़ी उसे हमेशा प्रशिक्षण के लिए कोचिंग संस्थान में भेजते हैं, अतः संभव है कि उसकी क्षमता निम्न दो के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके अनुशासन और पोषण, और दूसरा है आपके आनुवंशिकता व वातावरण, तीसरा है वृद्धि और विकास, चौथा है आपके स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। अब खेल में वो बच्ची अच्छा प्रदर्शन कर रही है और फिर उसके माता पिता और खिलाड़ी जो है उसे हमेशा प्रशिक्षण के लिए तो अच्छा प्रदर्शन कर रही, हो सकता है उनमें कुछ आनुवंशिकी गुण मौजूद हो, और दूसरा वो कोचिंग के लिए संस्थान में जा रही है, उसको भेज रहे हैं, तो यहाँ पर वातावरण का भी प्रभाव उस पर है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सवाल अगला है, परिपक्वता को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? परिपक्वता को धर्म है, संस्कृति है या पारिवारिक वातावरण है? तो दोस्तों आनुवंशिकता जो है वो परिपक्वता को निर्धारित करने वाला कारक है। आनुवंशिकता से क्या प्रभावित नहीं होता है? आँखों का रंग, उपलब्धि, बालों का स्वरूप या रंग? आनुवंशिकता से क्या प्रभावित? देखो आँखों का रंग या बालों का स्वरूप या रंग, ये सब आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो उपलब्धि है वो आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होती। उपलब्धि जो है वो वातावरण से प्रभावित होती है। ठीक है। बाकी तीनों शारीरिक पक्ष के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, और शारीरिक पक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो आनुवंशिकता पर भी डिपेंड रहता है। निषेचित अंडाणु में गुणसूत्र को किस रूप में दिखाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। निषेचित अंडाणु में गुणसूत्रों को किस रूप में दिखाया जाता है? n+n, n×n, सिंगल n या 3n? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है n+n, बस n×n मत कर देना आप। जो निषेचित अंडाणु में जो गुणसूत्र हैं उनको n+n में दिखाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल, आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं कौन? मेंडल, और इनकी बुक का नाम क्या है? हेरिडेटरी जीनियस। हेरिडेटरी जीनियस। ठीक है, जीनियस। अगला सवाल है, विकास का कौन सा क्षेत्र काफ़ी हद तक आनुवंशिकता से प्रभावित है? विकास का कौन सा क्षेत्र? संज्ञानात्मक या शारीरिक या सामाजिक या संवेगात्मक? तो दोस्तों इसमें जो शारीरिक है वो आनुवंशिकता से प्रभावित होता है काफ़ी हद तक। फिर अगला सवाल है, विकास को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक नहीं है? पर्यावरणीय कारक, पोषण में गुणवत्ता पर्यावरणीय कारक है, संस्कृति भी है, शिक्षा की गुणवत्ता भी है, लेकिन जो शारीरिक गठन है
वो पर्यावरणीय कारक नहीं है। ठीक है, वो कौन सा है? वो आनुवंशिकता का कारण है। सवाल नेक्स्ट, मानव विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी पर्यावरणीय कारक हैं कौन कौन से? सामुदायिक, स्कूल और सामाजिक वातावरण, प्रकृति, समुदाय और पर्यावरण, प्रकृति, स्कूल और सांस्कृतिक वातावरण, स्कूल, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण। अब इसमें जो प्रकृति या प्राकृतिक नाम आया उसको हटा दो, क्योंकि ये कौन सा कारक होगा? ये पर्यावरणीय कारक नहीं होगा, ये आनुवंशिकी का कारक होगा, वंशानुक्रम का कारक होगा। अब प्रकृति और प्राकृतिक 3 इसमें ऑप्शन है। पहले वाले में ऑप्शन नहीं है प्राकृतिक, तो सामुदायिक भी बाहरी पर्यावरणीय कारक है, स्कूल और सामाजिक वातावरण भी पर्यावरणीय कारक है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आनुवंशिक नोट लगाकर देखें, आनुवंशिक या वंशानुक्रम में परिवर्तन असंभव है तथा पर्यावरण वातावरण में परिवर्तन संभव है। दोस्तों फैक्ट में इसलिए डाल रहा हूँ नोट लगाकर, ताकि सवाल की गहराई को आप समझ सकें और पूछना क्या चाहता है ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पर आनुवंशिकी या वंशानुक्रम में जो परिवर्तन है वो असंभव है तथा पर्यावरण और वातावरण में परिवर्तन जो है वो संभव होता है। ठीक है, अगला सवाल है, गैसेल की थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी कहती है, गैसेल की थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी क्या कहती है? अब गैसेल जिन्होंने वंशानुक्रम और अभी वातावरण को जो विकास को प्रभावित करने वाले पे प्रयोग किया था ना, ठीक है, तो गैसेल की थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी क्या कहती है भाई? बच्चे की परिपक्वता पर्यावरण पर निर्भर करती है, सभी बच्चे समान दरों पर परिपक्व होते हैं, बच्चे की परिपक्वता उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण पर निर्भर करती है और सभी। तो दोस्तों इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन है, बच्चे की परिपक्वता उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण पर निर्भर करती है, बच्चे की परिपक्वता उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण पर निर्भर करती है। अगला सवाल है, मानव में व्यक्तिगत अंतर के निर्धारक संबंधित होते हैं। मानव में व्यक्तिगत अंतर के निर्धारक संबंधित होते हैं। आनुवंशिकता में अंतर, पर्यावरण में अंतर, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों अलग अलग बातचीत करते हैं। तो दोस्तों सवाल क्या पूछ रहा है? मानव में व्यक्तिगत अंतर के निर्धारक संबंधित होते हैं, तो कौन सा है वो? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया, दोनों के बीच में जो पारस्परिक क्रिया हो रही है ये व्यक्तिगत अंतर के निर्धारक संबंधित होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक है? परिवार, रक्त प्रकार, आँखों का रंग, मधुमेह जैसी कुछ बीमारियों के लिए पूर्व निस्तारण। तो दोस्तों जाहिर सी बात है परिवार जो है वो पर्यावरणीय कारक है, बाकी तीनों जो है वंशानुक्रम के कारक हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? आनुवंशिकता से तो सोच पैटर्न, आँखों का रंग है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, सहकर्मी समूह के प्रति दृष्टिकोण। तो यहाँ पर आँखों का रंग जो है वो कौन सा है दोस्तों? वो आनुवंशिकता से संबंधित कारक है। अगला सवाल है, निम्न लक्षणों में से कौन आनुवंशिकता से संबंधित हो सकता है? ज्ञान, इंसाइट, कठिन परिश्रम और सूरत। दोस्तों जो शक्ल सूरत होती है वो इंसान के आनुवंशिकता से संबंधित कारक होता है, बाकी ये तीनों वातावरणीय बाह्य वातावरण से संबंधित होते हैं। सवाल नंबर अगला, आनुवंशिकता के संबंध में सत्य कथन कौन सा है भाई? 2 भाई बहनों में आनुवंशिकता के कारण समान शारीरिक विशेषताएं होगी। आनुवंशिकता व्यक्ति के स्वभाव को निर्धारित करती है जब वह बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। आनुवंशिकता परिपक्वता को निर्धारित करती है, बिल्कुल सही बात है, जो सीखने को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों इसमें ये जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों कि अगर भाई बहनों में आनुवंशिकता के कारण समान शारीरिक विशेषताएं होती है, बिल्कुल होती है। अगला सवाल है, एक बच्चे की शारीरिक विशेषताओं से प्रभावित होता है, एक बच्चे की शारीरिक विशेषताओं से क्या प्रभावित होता है? पिता का डीएनए या माता का डीएनए या माता पिता दोनों का डीएनए या पर्यावरण? तो एक बच्चे की शारीरिक विशेषताएं जो है उससे प्रभावित क्या होगा? माता पिता दोनों का डीएनए होगा दोस्तों। अगला सवाल है, विकास को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय कारकों में से कोई एक नहीं है। प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारक, एक संस्कृति, भौतिकी, शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता। नहीं पूछा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो जो भौतिकी है दोस्तों वो पर्यावरणीय कारकों में से एक नहीं है, बाकी तीनों है दोस्तों।
अगला सवाल है आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के लिए क्या है भाई, निर्भर हैं या पूरक हैं या सहकारिता है या सभी है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है, एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के सहकारिता भी हैं। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला सवाल है निम्न कथनों में से आनुवंशिकता व पर्यावरण की भूमिका को जोड़ा जा सकता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका को जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है आनुवंशिकता में परिवर्तन के दौरान पर्यावरण की भूमिका स्थिर है। मानव विकास के कई क्षेत्रों में आनुवंशिकता और पर्यावरण के तुलनात्मक प्रभाव भिन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन व्यवहार सिद्धांत और आनुवंशिकता से संबंधित। और चौथा है नन यानी कि कोई नहीं इसमें ऑप्शन। अब सवाल क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका को एक साथ जोड़ा जाए, ऐसा कौन सा कथन है भाई इसमें। तो मानव का जो विकास है, मानव विकास के कई क्षेत्रों में आनुवंशिकता और पर्यावरण के तुलनात्मक प्रभाव भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात यहाँ पर सत्य है दोस्तों। क्यों? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आनुवंशिकता में परिवर्तन के दौरान पर्यावरण की भूमिका स्थिर रहती है। अगर आनुवंशिकता में परिवर्तन होगा तो पर्यावरण की भूमिका स्थिर कैसे रहेगी भाई। व्यवहार में जो सी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, व्यवहार सिद्धांत और आनुवंशिकता से संबंधित, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बेहतरीन सवालात वंशक्रम और वातावरण को लेकर। हमने PYQ को समझा, इसके कॉन्सेप्ट को समझा और संभावित प्रश्नों को समझा। ये कैसे लग रहे हैं आपको सवालात, कंटेंट कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और आपका कोई सजेशन या एडवाइस या राय हो कंटेंट को लेकर तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। और अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। वादे के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप जिस टॉपिक से सवालात बनने की पूरी संभावना है वही टॉपिक मैं आपके सामने ले आऊँगा दोस्तों। और 30 जो सेशन है वो इसी के होंगे और 30 सेशनों में से हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि 30 सवालात को कवर किया जाए। अगर आप ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हैं, ये मैं वादा करता हूँ दोस्तों, जिस बंदे ने एक बार पूरा बाल विकास पढ़ा है किसी भी विद्वान से, अगर उसको सही अंदाज़ा है कि ये कंटेंट कैसा है। जो बंदा पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। इसलिए बोरिंग लगेगा क्योंकि मेरे पास ये जो रंगारंग चित्रावली, ये स्लाइड वगैरह नहीं है पढ़ाने के लिए, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई कंटेंट पढ़ना चाहता है जिससे सवालात बनते हैं, हम खूब पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वानों की गाइडें ले आते हैं, पढ़ते हैं, और लेकिन सवालात नहीं आते उनसे। और स्पेशली रीट का लेवल जो है बाल विकास का बहुत हाई होता है दोस्तों। सीटेट के बाद में अगर बाल विकास का सबसे ज़्यादा जो कंटेंट, जो लेवल, जो सवालात पूछे जाते हैं जिसका लेवल बहुत हाई होता है वो रीट ही है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। फिर दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।